आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के पदार्थ से अपवर्तनांक के सूत्र के डेरिवेशन पे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेवल में आता है, क्योंकि 5 नंबर का डेरिवेशन है जिसमें हम अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ फार्मूला पढ़ेंगे। ज़रा याद करिए अपनी 10th क्लास को, जब आपने एक फार्मूला पढ़ा था n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। याद रखना कि ये साइन का एंगल है और इस साइन का एंगल ये है। फिर से सुन लीजिए, ये साइन का एंगल है और ये भी साइन का एंगल है। यहाँ पे आपको एक बात याद होगी, इसमें n का मतलब अपवर्तनांक, a का मतलब प्रिज्म कोण और डेल्टा m का मतलब विचलन कोण और a का मतलब फिर से वही प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण से है। ये हमें फॉर्मूला डेवलप करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये कैसा दिखाई देता है। ये आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा स्नेल का नियम होता है। स्नेल के नियम में आपने पढ़ा है n बराबर साइन i अपॉन साइन r। याद आया? तो हमें करना क्या है, इसमें n है, इसमें n है, इसमें साइन है, इसमें साइन है, इसमें साइन है, इसमें साइन है। अंतर कितना है? जहाँ पे i लिखा है उसकी जगह इतना आना है, r लिखा है उसकी जगह इतना आना है। यानी अंतर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले i और r का मान निकालेंगे और जो i और r का मान आएगा वो उठा के हम स्नेल के नियम में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और फाइनली हमें आंसर इतना लाना है, ये हमारी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, जैसा कि हेडिंग में हमें बोला गया है। हेडिंग अगर आप पढ़ पा रहे हो तो हेडिंग में साफ साफ लिखा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, तो सबसे पहले हम प्रिज्म बनाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वास्तव में प्रिज्म ऐसा नहीं होता है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है। वास्तव में जो प्रिज्म होता है वो इस तरह से होता है। ये प्रिज्म का रियल का स्ट्रक्चर है। वास्तव में प्रिज्म ऐसा है, लेकिन फ्रंट से देखने पर उसकी हमें त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देती है। इसलिए पूरी क्रिया के दौरान हम एक ट्रायंगल के रूप में प्रिज्म को सपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिज्म बनाएंगे और हमारा जो प्रिज्म होगा वो इस प्रकार से होगा। इस प्रिज्म को हम नाम दे देते हैं ABC। हमें उम्मीद है इतने घटनाक्रम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ABC मेरे पास जो प्रिज्म है, प्रिज्म की सीधी परिभाषा होती है किसी एक बिंदु पर झुके दो समतल या अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है, बस वही हमारा प्रिज्म है। ये एक बिंदु पर झुके दो समतल या अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना है और इन दोनों पृष्ठों के ठीक बीच में बनने वाले कोण को हम प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पसीने से लैस हैं, गर्मी चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और संबंधित क्लासमेट्स को चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। फिर लिखा है पदार्थ से अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब आप सभी को पता है, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तनांक का मतलब होता है जब भी कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो प्रकाश का वेग कितने गुना बढ़ जाता है या घट जाता है। इसी को दर्शाने के लिए हम जिस स्थिति का प्रयोग करते हैं उसको ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि अपवर्तनांक की घटना तभी होती है जब प्रकाश कम से कम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो, यानी इस घटना के लिए पहले अपवर्तन जरूरी है। चलिए सबसे पहले इस पे एक प्रकाश की किरण हम डालते हैं और वो प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश की किरण होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, श्वेत प्रकाश से तात्पर्य है सफ़ेद प्रकाश से और श्वेत प्रकाश से तात्पर्य है सूर्य के प्रकाश से। श्वेत प्रकाश से तात्पर्य एक ऐसी प्रकाश की किरण जो 7 रंगों का समूह है और प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में बट जाए। इतनी क्रिया उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि प्रिज्म कांच का बना होता है। अगर प्रिज्म कांच का बना हुआ है तो ठोस है और सघन माध्यम का काम करेगा, और प्रिज्म को अगर वायु में रखा है तो प्रिज्म के दोनों ओर का माध्यम क्या होगा? विरल। यानी प्रिज्म के इस साइड का जो माध्यम है वो विरल है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वायु। प्रिज्म के इस साइड का माध्यम जो होगा वो भी विरल होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वायु। इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म के अंदर का मीडियम क्या होगा। सभी को पता है प्रिज्म कांच का बना है तो अंदर का मीडियम होगा सघन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कांच।
उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुई होगी। एक बच्चों वाला प्रश्न जो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आपसे यूं ही पूछ लेते हैं। आपने प्रकाश के अपवर्तन की घटना में एक सिद्धांत पढ़ा था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है, ऐसा ही तो पढ़ा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये श्वेत प्रकाश की किरण इस सतह से टकरा के विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन में। सघन में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब है कहाँ? अभिलंब तो है ही नहीं, इसलिए हम सबसे पहले अभिलंब को डेवलप करेंगे। और अभिलंब हम बनाएंगे कैसे? जैसा कि आप लोग जानते हो, अभिलंब सदैव परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर लंबवत खींचा जाता है। अर्थात इस बात से सीधा तात्पर्य है कि अभिलंब 90 डिग्री के एंगल पे होगा। लेकिन आपसे अगर हम कहें कि ये लाइन एक सीधी है, इस पर अभिलंब डालो, तो आप इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे अभिलंब डाल दोगे। लेकिन यदि आपसे कहें कि लाइन तिरछी है, अब बताओ इस पर अभिलंब भी कैसा आएगा? तिरछा। कैसा आएगा? तिरछा। यानी कि इस पे जब हम अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब को हमेशा हम रेड मार्कर से बनाते हैं, हमेशा पूरी फिजिक्स में याद रखिएगा। अभिलंब को इंग्लिश में हम नॉर्मल कहते हैं, इसलिए इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एन से। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब यहाँ से आगे समझिए। अब ये प्रकाश की किरण जो ऐसी जा रही थी, और आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण जाना कैसे चाहती थी? सीधे। कोई भी प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहेगी, लेकिन बदल रहा है माध्यम। और आप लोग जानते हो, जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश जो हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, अब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब है कहाँ? अंदर के साइड जब आप देखोगे, आगे जब प्रकाश की किरण का गमन होगा, वो समय अभिलंब कहाँ है? नीचे की ओर। नीचे ही तो है। तो प्रकाश की किरण ऐसे ना जाके बल्कि कैसे जाएगी? ऐसे। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, आप अगर ध्यान दे पा रहे होगे, इसमें एक बार फिर से आपतित हुई है किरण। पहली यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ है और दूसरी बार यहाँ अपवर्तन हुआ है। अब इस सतह पर फिर से आपतित हो गई किरण। अब फिर कहाँ जाएगी? अब ऐसे कैसे पता चलेगा? इस जानकारी के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, और उस काम को हम बेसिक लैंग्वेज में बोलेंगे, दोबारा से अभिलंब दूसरी सतह पर डालना पड़ेगा। यानी कि हम दूसरा अभिलंब खींचेंगे, और अभिलंब खींचा गया अभिलंब 90 डिग्री के एंगल पर होगा। इसको अगर हमने एन से प्रदर्शित किया था, इसको हम एन डैश से प्रदर्शित करेंगे। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि ये प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहती है। ये क्या, दुनिया की कोई भी किरण सीधे जाना चाहेगी, लेकिन हम बोर्ड पे बेहतर देख पा रहे हैं, प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। और हमने रूल पढ़ा है, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आप कह रहे होंगे कि 2 मिनट पहले आप कह रहे थे जब प्रकाश की किरण इधर से उधर जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वहां हमने बोला था प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, और यहाँ क्या कह रहे हैं? सघन से विरल। उल्टा है कि नहीं है? उल्टा है। इस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटेगी, तो दूर हटेगी कहाँ? बाहर की ओर। ऊपर जाएगी तो अभिलंब है, दूर हटने का मतलब है इधर की ओर जाएगी। इतना पॉइंट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक बात समझो, अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बना है, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण आई। और यहाँ अभिलंब और ये आपतन होने वाली किरण के बीच में जो कोण बनेगा, इसको हम बोलेंगे आई डैश। इसको अगर हम चाहे तो ई बोल सकते हैं, अगर इसको हम I1 बोलेंगे तो इसको भी हम I2 बोल सकते हैं। मतलब दोनों ही आपतन कोण है, लेकिन एक बार ये पहली सतह पर, वहाँ दूसरी सतह पर है। यहाँ पर एक बार अपवर्तन हुआ है तो इसको अपवर्तन कोण R1 बोलेंगे, एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ है तो इसको अपवर्तन कोण R2 बोलेंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद में अगर आपसे कोई बोलता है कि इसमें विचलन हुआ है, कितना विचलन हुआ पता नहीं, तो विचलन कितना हुआ यह जानने के लिए, विचलन से तात्पर्य है कि ये प्रकाश की किरण कितनी मुड़ी है। ये प्रकाश की किरण सीधे ना जाके नीचे को मुड़ी, कितनी मुड़ी नहीं पता है। इसको जानने के लिए इस किरण को हम रिवर्स करके ले चलते हैं बैक में। ये किरण हम जब रिवर्स करके बैक में ले जाएंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पे जो इतना कोण बन रहा है, इसको ही हम बोलेंगे विचलन कोण, और इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इतना उम्मीद करते हैं कि चित्र की कॉन्सेप्ट आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। आइए थोड़ा और नामकरण कर देते हैं। ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से आई है, इसको बोलेंगे P, इस बिंदु को बोलेंगे Q, इस पॉइंट को बोलेंगे R,
और इस पॉइंट को बोलेंगे एस। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। जैसा कि आप बोर्ड पे कंसंट्रेट कर पा रहे होगे, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है, इस पॉइंट को हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बिंदु की बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ नाम दे दो, इसको हम क्या नाम दे दें? पी क्यू आर एस, ये हो गया एन, तो इसको नाम दे देते हैं एम। देखो इधर, ये एम हो गया, ये एन हो गया, और इसके क्यू यहाँ है ही। बताओ इसको क्या नाम दे दें? एस था, इसको नाम क्या दे दें बेटा? टी। देखो देखो, इस बिंदु को कोई दिक्कत तो नहीं। ढेर सारा आपको लग रहा होगा रायता सा फैल गया, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हर चैप्टर में एक ना एक कॉन्सेप्ट ऐसी ज़रूर आती है जो आपको थोड़ा हार्ड वर्क करके ही समझ में आती है। और इस चैप्टर की यही वो अद्भुत कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको त्याग करने की ज़रूरत है और कुछ मिनट आंखें कंसंट्रेट करके देखने की ज़रूरत है। चलिए भाषा पर आते हैं। भाषा में आप लिखेंगे, माना कि ABC कांच का बना एक पारदर्शी प्रिज्म है जिसमें PQ श्वेत प्रकाश की किरण I आपतन कोण के साथ आपतित होती है, जिससे QR अपवर्तित होकर RS निर्गत किरण प्रदान करती है। इतनी भाषा हम उम्मीद करते हैं कि आप बेटर तरीके से लिख सकते हो। अतः आगे बढ़े, एक बार हम भाषा को फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट अलग अलग तरह से अलग अलग भाषा को लिख सकता है, बशर्ते बातें यही होनी चाहिए, घटनाक्रम यही होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा। माना कि ABC कांच का बना एक प्रिज्म है जिसमें PQ प्रकाश की किरण I आपतन कोण के साथ आपतित होती है, जिससे QR अपवर्तित किरण और RS निर्गत किरण प्राप्त होती है। अतः इतनी भाषा लिखने के बाद आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होगी, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कृपया मोबाइल बंद करके बोर्ड पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दें। हम आपसे ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जब हल करना शुरू करेंगे तो आपको एक बेसिक बात याद रखनी है कि कौन कौन सी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, वही सेम आपको फॉलो करनी है। बी अलर्ट एंड बी रेडी। 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम इसमें लेने वाले हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज नहीं, पहले लेने वाले हैं समांतर चतुर्भुज AQMR। लिखेंगे सर्वप्रथम चतुर्भुज AQMR से आप सभी लोग एक बात जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इस चीज को याद रखना। से जिसमें चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। हम आपको चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। AQMR यही तो लिया है, देखो ध्यान से। इसमें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट M है, और ये पॉइंट कितना है? R। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो एक पॉइंट और आप नोटिस करोगे, ये वाली लाइन जो यहाँ पर लाल मार्कर से हमने दिखाई है, ये लाल मार्कर वाली लाइन क्या है? अभिलंब। अभिलंब जो पड़ा है वो कैसा पड़ा है? इस बिंदु पर लंबवत। कैसा पड़ा है? ये तिरछी लाइन खुद है और तिरछी लाइन पड़ी और अभिलंब लंबवत पड़ता है, इसलिए बिंदु Q कितना है? 90 डिग्री। बिंदु R कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी तो अभिलंब पड़ा है। इसके बाद ये कोण A कितना है? A। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है हमारा A है, क्योंकि इसको ही तो हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आपने शर्त क्या पढ़ी है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस यही शर्त लगानी। अभी रुक जाओ, आओ बोर्ड पे देखो, समझ जाओगे, भड़बड़ाओ नहीं। सबसे पहले चार कोण हैं कौन कौन से? पहला कोण क्या हो गया? कोण A। इधर पहला कोण A है। दूसरा कोण कोण Q। तीसरा कोण M। चौथा कोण R। इन चारों का मान कितना होगा? 360 डिग्री। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। आओ इसके बाद और भी आगे डिस्कस करते हैं। सारे कोणों के मान रखो। कोण A का मान कितना है? A। देखो ना, A, इसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्लस कोण Q का मान होगा 90 डिग्री, प्लस कोण M का मान कितना है? नहीं पता। कोण M का मान देखो ना, ये है, इसका मान हमें नहीं मालूम।
प्लस कोण आर का मान कितना होगा 90 डिग्री। देखो इस पर भी तो अवलंब आया आर पर, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री रखेंगे। इसे हल कर लो। आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, इस बात को समझ सकते हो कि 90 और 90 कितना होता है 180 डिग्री बराबर में कितना है 360 डिग्री। जब 180 का मान निकालें, 180 को उधर भेजो कितना होगा 360 माइनस 180, एम राइट। 360 में से 180 घटा दो 180। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं। अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे, कोण एम कहाँ चला जाएगा उधर, तो इसको हम लिखेंगे ए बराबर 180 डिग्री माइनस कोण एम। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। आपने ध्यान दे पाया हो ना दे पाया हो, हमने एक उपलब्धि को हासिल कर लिया है। हमने पहले ए क्यू एम आर एक चतुर्भुज लिया और शर्त लगाई कि चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। पहली स्टेप को हल कर लेके जो फॉर्मेट बनी उससे हमने ए का मान निकाल के इसको समीकरण कौन सा मान लिया 1। अब हम दूसरी शर्त लगाएंगे, लेकिन जो मोबाइल चला रहे हैं उनको बार बार समझाएंगे। दूसरी शर्त मेरे पास है क्यू एम आर। अब हम लेने वाले हैं त्रिभुज। ध्यान से देखो, लिखेंगे त्रिभुज क्यू एम आर से जिसमें तीनों कोणों का योग, ये बच्चा भी बता देगा, 180 डिग्री होता है। बताओ इतना ही तो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज हमने कौन सा लिया है क्यू एम आर। इसको हम बना देते हैं, एक लाइन ऐसी जाएगी, एक ऐसी, एक ऐसी। ध्यान से देखो, ये क्यू है, ये एम है और ये कितना है बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है हमारा R1 और ये वाला एंगल कितना है, क्लियर। शर्त लगाओ, पहला कोण कौन सा है कोण Q, दूसरा कोण कौन सा है कोण M, तीसरा कोण कौन सा है कोण R, और इन तीनों का योग कितना होगा बताओ। मैथमेटिकल 9th की कॉन्सेप्ट है ना, जो देखो ना सीधा ये तीनों का योग कितना है 180। क्लियर हुआ है इतना? दिव्यांशी रिएक्शन काहे नहीं देती हो, नहीं समझ में आया? इधर देखो, ये वाला त्रिभुज लिया है क्यू एम आर त्रिभुज लिया। अब नीचे का हिस्सा देखो, ये कितना एंगल बना रहा है R1, ये कितना बना रहा है R2। इसका पता नहीं, देखो हमने पूरा चित्र यही बना दिया, उतना हिस्सा जितना जरूरत है बन गया। अब देखो तीनों कोणों का योग, तो कोण Q प्लस कोण M प्लस कोण R बराबर कितना हो गया 180। अब सबके मान रखो जिसका पता है। Q का मान कितना है R1, कोण M का मान कितना है। अच्छा, बच्ची कंफ्यूज हो गई। अब बच्ची तो कंफ्यूज हो गई, बोली नहीं मास्टर ने गलत लिख दिया। आप ध्यान से देखो, यहाँ R लिख दिया, एक्चुअली यहाँ लिख दिया M, तो यहाँ पे आएगा R और यहाँ पे आएगा M। अभी ठीक है, तो देखो कोई नहीं। अब कोण M जो हमारा लिखा हुआ है वो कोण M हमारा कितना है पता नहीं, तो कोण M को ऐसा ही लिख लो। कोण R का मान कितना है, कोण R का मान कितना है R2 बराबर में कितना है 180। हमें मान चाहिए, कोण M को उधर भेज दो, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना आ गया 180 डिग्री माइनस कोण M। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? R1 प्लस R2 बराबर हमने लिखा, R2 जो कोण M इधर लिखा था इधर आया किसका हो गया माइनस का। इतना दिख रहा है। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आगे की स्टेप लगाने से पहले ध्यान रखना, यहीं पे इसको पहले समझौता करना है। जी आप सही सुन पा रहे हैं, हम इसका निपटारा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने 2 स्टेप जो फॉलो किए एक बार सुन लीजिए। एक, हमने इसमें चतुर्भुज लिया था AQMR और शर्त लगाई कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर हमने दूसरा त्रिभुज लिया QMR, फिर हमने कॉन्सेप्ट लगाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ डिटरमाइन करके फॉलो करके लिख दिया। अब आप समीकरण 1 को और समीकरण 2 को देखो। जब आप ध्यान से देखोगे, अगर आप मैथ लिए हो तो बहुत होशियार होगे और इस बात को समझ भी गए होगे। समीकरण 1 और 2 में LHS के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि RHS के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि LHS के बराबर होगा। आ जाओ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर LHS है, तो RHS बराबर RHS होगा।
अच्छा, लेकिन आप इसमें ये तो हमने कॉन्सेप्ट लिख दिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इसमें RHS के बराबर है, इसलिए हम LHS को LHS के बराबर कर देंगे। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर A। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। पहले बताओ इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? हमने देखो LHS को LHS के बराबर कर दिया, क्योंकि RHS के बराबर था इसलिए इसको छोड़ दिया। अगर कहीं सपोज करो लिखा है x बराबर y प्लस जेड, रामलाल, अगर कहीं लिखा है c बराबर y प्लस जेड, तो ये बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। हम लिख सकते हैं x बराबर c। देखो आगे, अब हम आगे की जो स्टेप फॉलो करेंगे उसको समझने के लिए थोड़ा सावधानी की और ज़रूरत है, इसलिए साथ में बने रहें और सावधानी और शांति का परिचय देते रहें। इसके बाद हम लेने वाले हैं एक अगला त्रिभुज QTR, लिखेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। त्रिभुज QTR से इस त्रिभुज को बनाओ। एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, डॉट 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 डॉट, एक लाइन ऐसे है, डॉट 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 डॉट। ये जो कोण बन रहा है ये कितना है बच्चों? ये कितना कोण है? देखो ना, बाहर बन रहा है डेल्टा, सूप नखा जैसा लटका है। QTR, यही तो ट्रायंगल लिया है। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा लिया है हमने, नीचे वाला नहीं लिया। ध्यान से देखो, अब ये ऊपर वाला जो एंगल है, बहुत सावधानी से, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा। देखो इधर, थोड़ी देर इन कोणों को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन नाम लिख दो। ये Q है, ये T है, और ये कितना है बेटा? R। इसको समझने से पहले थोड़ा इधर आओ। इधर आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, एक आपने शर्त पढ़ी होगी, शीर्षाभिमुख कोण। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? शीर्षाभिमुख कोण जो आपने शर्त पढ़ी है, ए गुलशन, तुम लुल्लू आदमी हो यार। जो समझ रहा है वो तो समझ नहीं पा रहा, जो नहीं समझ रहा है वो समझ लेगा। फिर इधर देखो, आपने एक मैथ में कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमें यह बताता है कि ये कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। मेरे कहने से तात्पर्य है कि अगर ये कोण x है तो ये कितना होगा? x। अगर ये वाला कोण अगर y है तो ये वाला कितना होगा? y। शीर्षाभिमुख कोण कहता है अगर ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाले कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अगर ये वाला पूरा कोण I है, देखो ना, ये क्रॉस कंडीशन बनी हुई है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। ये वाला पूरा कोण अगर I है तो ये पूरा कितना होगा? I होगा पूरा। जबकि इसके नीचे का हिस्सा, ध्यान से देखो, ध्यान से, जबकि नीचे का हिस्सा जो इतना दिया है वो कितना दिया है? R1। पूरा I होगा, नीचे का कितना है? R1। तो हम बचा हुआ कितना होगा? I माइनस R1। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो इस चीज़ को जो हम कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये वाला आप कोण देख रहे हो, ये कितना है बेटा? पूरा I। देखो ना, ये I है, तो ये वाला पूरा कितना होगा? I। क्लियर? लेकिन आप देख पा रहे हो जैसा कि ये नीचे लाल लाइन आई है और कुछ हिस्सा कटा हुआ है, ये कितना है? R1। तो इतना हिस्सा हमने काट के इधर नीचे दिखा दिया R1। पूरा है I, इतना है R1, बचा हुआ कितना? I माइनस R1। तो हम बचा हुआ हिस्सा लाल मार्कर से लिख देते हैं। ये वाला कोण कितना है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे यहां आ जाओ, पूरा कोण कितना है? I डैश। इतना कितना है? R2। बचा हुआ कितना हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? बचा हुआ हिस्सा हो गया I डैश माइनस R2। अब इसमें जो हम शर्त लगाएंगे, अब वो रूल लगेगा। आपने रूल पढ़ा होगा, बहेस कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ये 9th क्लास में मैथ के टीचर ने पढ़ाया होगा। इससे पहले इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करने में जो शर्त लगी थी वो थी हमारी शीर्षाभिमुख कोण। कौन सी शर्त थी? शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे हम शर्त लगाएंगे, आप अगर आज्ञा दो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके चित्र का कुछ हिस्सा अगर साफ करना पड़ा तो हम साफ कर देंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको हम लिख लेने देते हैं, चित्र बना लेने देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर अभी देख पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप की थी, इसी कॉन्सेप्ट को आगे इंक्रीज करते हुए इसमें हम बहेस कोण की शर्त लगाएंगे। जैसा आपको अभी हमने बताया था, बहेस कोण का मान त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे जिसमें
आओ पहले हम इसको बाया एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। इससे तात्पर्य क्या है, इसमें बहिष कोण ये और अंतः दो कोण ये बराबर पूरे पूरे हैं। मतलब समझो जैसे आपको ये एक ट्राइंगल दिया गया, इसमें बोला गया ये वाला एंगल जेड है, ये एक्स है और ये वाला वाई है। अब आप बताओ कि इसमें जेड का मान क्या होगा। तो रूल यही कहता है जो बाहर वाला एंगल जेड है, इस जेड का मान त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होगा। इससे सीधा तात्पर्य है हम जेड बराबर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। फिर से देखो, एक ट्राइंगल दिया गया, इसमें बोला गया यहाँ पे ये बाहर बनने वाला कोण x है, ये वाला कोण y है और ये वाला कोण z है। तो बताओ बाहर वाले कोण x का मान कितना होगा, y प्लस, यही तो होगा। सेम इसको हम रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी शर्त को हम फॉलो करते हुए आगे चलें तो आप देख पाओगे बाहर वाला कोण कितना है, डेल्टा। हम लिख सकते हैं डेल्टा का मान कितना होगा, इसके और इसके कोण के योग के, i माइनस r1 ब्रैकेट फिर प्लस आई डैश माइनस r2। बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एक बच्चों वाला काम करवा रहे हैं। बच्चों वाला काम ये कि r1 r2 को एक साथ कर लो, आई डैश को एक साथ कर लो। तो हम लिखेंगे डेल्टा बराबर i प्लस आई डैश प्लस माइनस r1 माइनस r2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो r1 और r2 दोनों माइनस के हैं, यहाँ भी माइनस के लिखे हैं। अगर इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश, माइनस चिन्ह अंदर से कॉमन ले लो, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, r1 प्लस r2। कोई दिक्कत तो नहीं। उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। इसके हिस्से को थोड़ा हम साफ कर दें और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4, यहीं पे छोड़ दो। अब आपको कुछ बातें सुनने की ज़रूरत है। समीकरण 4 मान के यहाँ छोड़ तो दिया, 2-3 बातें आपको सुननी पड़ेंगी और वो शर्तें लगानी, तभी आंसर ला पाओगे। क्योंकि अंतवा गंता जो भी वर्ड होता है, हम वर्ड बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने एक वर्ड अंततः एक सुना होगा कि एग्जैक्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें डिफाइन करनी, वो आई और आर का मान निकालेंगे, स्नेल के नियम रख देंगे, तभी तो आंसर आएगा। तो आई और आर का मान आएगा कैसे, उसके लिए 2 शर्तें लगानी पड़ेंगी। शर्त एक ही है, उसी से दो सिचुएशन डेवलप होंगी। शर्त ये है कि आपतन कोण का मान जितना कम होगा, यानी यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो निर्गत कोण का मान भी उतना ही होगा। फिर से सुनो, यदि आपतन कोण न्यूनतम हो तो निर्गत कोण भी न्यूनतम होगा, और यह स्थिति तभी हो सकती है जब विचलन कम से कम हो। लेकिन आपको अभी ये पूरी बात समझ में नहीं आई होगी, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना चाहते हैं दूसरी भाषा में। फिर से सुनो, यहां से यहां ये प्रकाश की किरण का विचलन हुआ, यहां से यहां प्रकाश की किरण का विचलन हुआ। जितना ज्यादा विचलन कम होगा, फिर से कंफ्यूज मत होना, विचलन जितना कम होगा उतना ही आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। जब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण भी अपवर्तन कोण के बराबर होगा। इन दोनों बातों को हम लिख के समझा देते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। लिखेंगे यदि विचलन कोण कम को हम मैथ की भाषा हिंदी में क्या लिखते हैं, न्यूनतम। क्या लिखते हैं, न्यूनतम। यदि विचलन कोण कम यानी न्यूनतम होगा तो क्या होगा, बढ़िया ध्यान दो, डेल्टा को किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा एम। अब कहोगे मास्टर एम का मतलब क्या है, इसको हम डेल्टा एम भी लिख सकते हैं या डेल्टा एम आई एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब है विचलन और डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम, यानी कि कम से कम विचलन, या डेल्टा एम आई एन का मतलब है कम से कम विचलन या न्यूनतम विचलन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जब विचलन न्यूनतम होगा उस स्थिति में एक शर्त बनेगी कि आई का मान किसके बराबर होगा, आई डैश। जरूरत पड़ने पे आई को आई डैश और आई डैश को वापस क्या लिख सकते हैं, आई। तो शर्त क्या लगेगी कि R1 का मान R2 के बराबर होगा और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, केवल R, अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी R1 को R2 और R2 को R1, या दोनों को हम वापस क्या लिख सकते हैं, RR। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। बस ये 2 शर्तें आप लगा दो, मतलब जब डेल्टा एम हो जाएगा तो ये दोनों मान डेवलप हो जाएंगे। लॉजिक क्लियर हो गया। अब ये दोनों शर्तें हम दोनों समीकरण में लगाएंगे, किसमें किसमें, 3 में और 4 में। बस फटाक से आंसर आने लगेगा। तो हम शुरुआत करें। कवर 1 नीचे गिर गया, धैर्य धारण करो, इसको लगा लेने दो।
अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही वाली शर्त हम किस में लगाएंगे, समीकरण 4 में लगाएं। लिखेंगे समीकरण 4 से, आप अगर बोर्ड पे कंसंट्रेट कर पाओ तो इस डेल्टा की जगह अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे, एम। एम मतलब विचलन कोण। जब डेल्टा की जगह डेल्टा एम आएगा तो आई से बोलेंगे नहीं और आई डैश को छोड़ेंगे नहीं। इस आई डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई माइनस R1 प्लस R1 और R2 दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, RR। तो हम लिखेंगे R प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो शुरू हो जाओ। I और I 2I, R और R 2R। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप देख तो पाओगे, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं और इसलिए हमें गुस्सा आ रहे हैं। आप इधर देखो, एक कंडीशन को हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान के यहाँ लगा दिया, उसको अभी पेंडिंग में डालो। अब कहोगे मास्टर क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं मास्टर। इधर देखो, दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं फिर समझाते हैं। डेल्टा को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एम। आई को आई लिखा रहने दो, इस आई डैश को हम क्या लिखेंगे, वापस आई। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सोच रहे होगे मास्टर जब वो सही लिख रहे तो फिर काट का ही दिया, अब यही लॉजिक छिपा था। माइनस को ऐसे ही लगा लो। R1 प्लस R2 दिख रहा है, इस R1 प्लस R2 को हम R नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम इसके जगह पे कुछ और लिख सकते हैं। देखो ध्यान से बोर्ड पे, R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं, समझ गए। इस R1 प्लस R2 को हम लिखेंगे A। अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हल कर लो, I और I जोड़ेंगे 2I माइनस A, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे एक बात बताओ, हमें मान किसका निकालना है, आई का। तो आई का मान निकालेंगे कैसे, ए हमारा इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का, यानी कि डेल्टा एम प्लस ए बराबर 2i, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसको ए को आगे लिख लो, तो ए प्लस डेल्टा एम बराबर 2i, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे चिन्ह नहीं बदला, बराबर के इसी पार है, आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 एक ही बात है। अब यहाँ से अगर आई का मान निकालेंगे, 2 कहाँ आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर आई। इंटरचेंज करके लिख दो, i बराबर a प्लस डेल्टा एम बटे 2। बधाई हो, समीकरण 5 मानेंगे, i का मान मिल गया। ऐसे ही r का मान निकालना है एक लाइन में। r का मान जैसे ही आएगा स्नेल का नियम लगा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोर्ड पे देखो, अब r का मान कैसे आएगा, तो समीकरण 3 को उठाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या लिखा है, R1 प्लस R2 बराबर, R1 और R2 को क्या लिख सकते हैं हम, R लिख सकते हैं। तो ये होगा R प्लस R बराबर A। R क्या हो गया, 2R। R बराबर क्या आ जाएगा, A बटे, देखो ना 2 बटे में आ गया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। अब आप कहोगे मास्टर समीकरण मान के रह गए सुबह से, तो इसका निजात ये है, अब समीकरण नहीं मानेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि हम उस वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, अंतवा गत्वा, जो भी वर्ड वो होता है, एक्चुअली वो वर्ड अच्छा वर्ड है, लेकिन जो भी वो वर्ड है वो छोड़ो। लेकिन हम अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। हमें सारे के सारे इक्वेशन हमारे डेवलप हो गए, बस आई और आर का मान यहाँ पे हमें पुटअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम सभी को पता है, ऐसे लिख देते हैं, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। कुछ नहीं करना, सारा आंसर लिखा है। बस आई और आर का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 और 6 से। लिखेंगे ध्यान से देखो, n से बोलेंगे नहीं, साइन आई, इस आई का मान कितना लिखा है, a प्लस डेल्टा एम बटे 2 अपॉन, यहाँ पे r का मान रखो, साइन से बोलो ना, इस r को छोड़ो ना, r का मान कितना है, a बटे 2। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या हमारे द्वारा फॉलो की गई पूरी एक्टिविटी एग्जैक्ट है कि नहीं है। जरा ध्यान से बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए। इसमें मेरे पास जो सूत्र आया है वो है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इस सूत्र का मतलब क्या है, इसमें n का मतलब है अपवर्तनांक, a का मतलब है प्रिज्म कोण, डेल्टा m का मतलब है विचलन कोण, वो भी कैसा, अल्पतम, और a का मतलब फिर से वही प्रिज्म कोण जिसे हम अपवर्तक कोण के नाम से भी जानते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आई हो या तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। उम्मीद
करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल के बारे में अपने मित्रों को अवश्य बताएं, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।